हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट में। आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 पूरा रिवाइज करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स एंड उसके बाद एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके रिलेटेड। बिकॉज कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें थियरी उसकी पता होनी चाहिए, बिकॉज only MCQ solve करना is a not right way to go for any competitive exam. We have to first of all read all the theoretical portion and then only we go for the MCQ solving, because when you are seeing the 4 options, you should know from where first option is from where part, second option is from where part. So that's why theory reading is most important when we are going to गिव एनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। सो चलो फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर सॉल्युबिलिटी। स्टैंडर्ड फॉर सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जाम में देखा है, आता है कि फ्रीली सोल्यूबल है तो कितने पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो गए, तो 1 to 10 पार्ट, ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसे हमें याद करने का है। तो देखो फ्रीली सोल्यूबल है, उसमें कितने पार्ट होते हैं, लेस दैन 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट होते हैं। उसके बाद वेरी सोल्यूबल में लेस दैन 1 पार्ट होता है। वेरी सोल्यूबल में कितने हैं, लेस दैन 1 पार्ट। फ्रीली सोल्यूबल में 1 to 10 पार्ट। सोल्यूबल में 10 to 30 पार्ट। स्पैरिंगली सोल्यूबल में 30 to 100 पार्ट। उसके बाद स्लाइटली सोल्यूबल में 100 to 1000 पार्ट्स एंड वेरी स्लाइटली सोल्यूबल में 1000 to 10,000 पार्ट। एंड प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल में कितने होते हैं, मोर दैन 10,000 पार्ट। तो देखो पार्ट याद कैसे करने हैं, हमें फर्स्ट क्या याद करने का, लेस दैन 1। उसके बाद क्या करने का, 1 to 10, 10 to 30, ऐसे याद करो। 30 to 100, उसके बाद 100 to 1000, 1000 के बाद क्या होगा, देखो 1000 हुआ, 100 to 1000। उसके बाद हम लेंगे 1000 to क्या होगा, 10,000 लेंगे, और मोर देन 10,000। ये इधर की सीरीज होगी याद करने की। 1 to 10, 10 to 30, 30 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000 एंड मोर देन 10,000। ये इजीली आप याद कर सकते हैं। ऐसे जब हम कोई टेबल लर्न करते हैं उसी तरह से फास्टली एक बार करके देखिए, हो जाएगा याद। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि इधर का पार्ट हम कैसे याद रखेंगे, हम वी हैप याद रखेंगे। वी एफ मतलब वेरी सोल्यूबल फर्स्ट आएगा, उसके बाद फ्रीली सोल्यूबल, फिर सोल्यूबल। उसके बाद देखो इधर क्या है, स्पैरिंगली एंड स्लाइटली। तो हम क्या करेंगे, स्पैरिंगली को फर्स्ट लेंगे, उसके बाद स्लाइटली, वेरी स्लाइटली एंड प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल। ऐसे हमें याद करने का है। उसके बाद देखो एक है द टेम्परेचर डेफिनेशन एज पर फार्माकोपिया। हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन दी होती है फार्माकोपिया में कि कोल्ड टेम्परेचर है तो हमें प्रोडक्ट किस टेम्परेचर पर रखना है, ऐसा। तो देखो हम देखते हैं कोल्ड टेम्परेचर जब बोलेंगे तो क्या होगा, अ रेफ्रिजरेटर इज अ कोल्ड प्लेस बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। देखो कोई भी प्रोडक्ट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर प्लेस हो रहा है, मतलब उधर टेम्परेचर कंडीशन क्या होगी, टू बी प्लेस्ड इन द कोल्ड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन वगैरह किस में प्लेस किए जाते हैं, इस टेम्परेचर पर प्लेस किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो कूल टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर मतलब क्या होगी, टेम्परेचर रेंज 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इज द कूल टेम्परेचर रेंज। उसके बाद देखो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, जो वर्किंग एरिया का टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल एनी डोसेज फॉर्म है जो कि मैंने या इस टेम्परेचर पर परफॉर्म किया है उसका प्रैक्टिकल, और उसे फॉर्मुलेट किया है, तो वो उसकी क्या हो गई, रूम टेम्परेचर हो गई, मतलब उस टेम्परेचर पर वो स्टेबल हो जाता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ कीपिंग इट एट अनदर टेम्परेचर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर मतलब क्या होता है, एनी टेम्परेचर बिटवीन 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। 30 to 40 डिग्री सेल्सियस जब आएगा तो वो कौन सा होगा, वार्म टेम्परेचर होगा। उसके बाद एक्सेसिव हीट। एक्सेसिव हीट मतलब क्या, द टेम्परेचर अबाउ 40 हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेसिव हीट बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ द एसिड बेस एंड बफर कंसेप्ट हमें देखना है। तो देखो एसिड एंड बेस जो था उसके डेफिनेशन 3 साइंटिस्ट ने दिए थी अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज़। फर्स्ट साइंटिस्ट था अरेनियस, उसके बाद कौन से थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरिस थे, उसके बाद लेविस एसिड बेस थे। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे उनकी क्या थी, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन थी। उन्होंने क्या बताया था, फॉर एग्जांपल मैंने H2O लिया तो देखो इसका क्या होगा, H+ होगा एंड सेकेंड वन क्या होगा, OH- होगा। तो ये क्या होगा, H+ मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और माइनस मतलब क्या होता है, बेस मतलब निगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाले मतलब प्रोटॉन क्या होते हैं, एसिड होता है।
ये किसने कंसेप्ट दिया था? अरेनियस ने दिया था। उसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट जो है दैट इज़ द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरीज, उन्होंने क्या बताया था? हमें प्रोटॉन मतलब क्या बताया? H+ आयंस। वो क्या करते हैं? H+ क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, मतलब द प्रोटॉन डोनर, उसे क्या बोलेंगे हम? एसिड बोलेंगे। और बेस क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल, अब मैंने एग्जांपल लिया बेस का, तो बेस क्या है? OH-। OH- बेस है, तो वो क्या करेंगे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? H+ को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ माइनस है तो वो क्या करेंगे? प्लस को एक्सेप्ट करेंगे। तो बेस की डेफिनेशन क्या हो गई? द कंपाउंड विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज नोन एज द बेस। उसे क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है दैट इज द लेविस एसिड बेस। लेविस का कंसेप्ट जो था वो लोन पेयर पे डिपेंड था। हमें पता है कि जो बेस होता है उसके पास क्या होती है? लोन पेयर होती है, OH-। माइनस मीन्स नथिंग बट ये क्या है? एक लोन पेयर है। तो जो हाइड्रोजन होते हैं, मतलब जो प्रोटॉन है, वो क्या करते हैं? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई? द कंपाउंड विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द एसिड, और जो कंपाउंड विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द बेस। मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। और जो कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? एसिड होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। तो वो हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट किसने दिया था? पियर्सन प्रिंसिपल जो है उसमें बताया था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। ये मैंने ज़्यादातर एग्जाम में नहीं देखा हार्ड एसिड एंड बेस, बट ये लेविस, अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड ये थियरीज आपको मालूम होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द बेसिक नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट देखो हार्ड एसिड का, देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विथ हाई पॉजिटिव चार्ज। जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है विथ हाई पॉजिटिव चार्ज उसे क्या बोलते हैं? हार्ड एसिड बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल इधर दिए हैं, द रिलेटिव स्मॉल साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो H+ मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड एसिड। उसके बाद सेकेंड है दैट इज द सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड भी क्या करता है? डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट विथ अ लो पॉजिटिव चार्ज, इसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। और क्या बताया? रिलेटिवली लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ये इसके एग्जाम्पल हुए। उसके बाद एक है दैट इज़ द बॉर्डरलाइन एसिड। बॉर्डरलाइन एसिड का इधर एग्जाम्पल दिया है कि फेरस, कॉपर, जिंक, लीड, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डरलाइन एसिड। उसके बाद देखो हार्ड बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट विथ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं विथ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखो सॉफ्ट बेस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट विथ लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बेस बोलते हैं, और ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट देखो बॉर्डरलाइन बेस मतलब क्या बताया? सेम, मतलब वो सिर्फ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं बॉर्डरलाइन बेस के। पायरिडीन है, एरोमेटिक अमाइंस है, ब्रोमाइड है, SO3 2- है, वो सब क्या है? बॉर्डरलाइन बेस है। उसके बाद देखो ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में बफर कैपेसिटी पर पूछा जाता है। pH मतलब क्या होता है? pH इज़ अ निगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH क्या होता है? निगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद देखो बफर क्या होते हैं? बफर का तो हमें एक चीज़ पता है, बफर क्या करता है? चेंज इन pH को रेजिस्ट करता है, मतलब pH को चेंज नहीं होने देता। इसका फंक्शन, किसका फंक्शन है? ये बफर का फंक्शन है। तो देखो द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH व्हेन एन एसिड और अल्कली इज एडेड इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। A solution resisting the change in pH is known as the buffer solution. बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने बफर ऐड किया, तो वो क्या करता है? फर्दर हम कुछ भी डाले, एसिड डाले, अल्कली डाले, तो वो क्या करता है? उस कंपाउंड का जो pH था वही रखता है, उसे चेंज होने नहीं देता। उसका क्या हो? उसे क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो दैट इज़ द बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी में क्या बताया है? अ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस required to change the pH of 1000 ml of buffer solution by 1 unit। मतलब हमें कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होगा टू चेंज द 1000 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट।
वन यूनिट से बफर सॉल्यूशन को चेंज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमें रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज़ नथिंग बट द बफर कैपेसिटी। उसके बाद देखो मिनरल एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल साल्ट, उसका कुछ नहीं ज़्यादा। इसके बाद देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, उसका क्या बता है, द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दैट इज HCl इन वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होता है उसको क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। उसके बाद देखो कंटेन नॉट लेस दैन 35% एंड नॉट मोर देन 38% बाय वेट। उसके बाद देखो द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10% वेट बाय वेट ऑफ HCl, उसकी लिमिट क्या बताइए हमें 9.5 to 10.5%। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक एसिडिफायर फॉर अक्लोरहाइड्रिया। अक्लोरहाइड्रिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफायर मतलब जब हमारे बॉडी में HCl की मतलब HCl प्रेजेंट नहीं होता एट दैट टाइम हमें उसे एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है। तो किस कंडीशन में यूज़ करते हैं हम HCl, अक्लोरहाइड्रिया में यूज़ करते हैं। तो वो कैसा होता है, जो हम HCl यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट HCl होता है 25 to 50 टाइम्स। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कितना होता है 10% वेट बाय वेट, द लैबोरेटरी एंड फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड द मेडिकल पर्पजेज। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका यूजेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज एज एन रिफ्लक्स स्टिमुलेंट, उसके बाद सेकेंड वन है रूबीफिशियंट, उसके बाद वैसोडाइलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि इंग्रेडिएंट ऑफ एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया एंड स्ट्रॉन्ग अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन कौन होते हैं, वो हमारा ये प्रिपरेशन दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे क्या बोलते हैं, सिल्क्ड लाइम भी बोलते हैं एंड इट इज़ यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड एंटासिड। उसके बाद देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इट इज़ अ हाईली डिलिक्विसेंट इन नेचर, हाईली डिलिक्विसेंट मतलब जब वो मॉइस्चर की प्रेजेंट में आता है तो क्या हो जाता है, इटसेल्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं हाईली डिलिक्विसेंट। उसके बाद एज अ सॉल्वेंट फॉर रिमूविंग द क्यूटिकल्स, जो क्यूटिकल्स होते हैं स्किन के ऊपर सुपरफिशियल स्किन, उसे रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये क्या है, एक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड अल्कलाइजिंग एजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ऑफिशियल बफर्स provide a solution having a specific pH for the analytical purpose towards the quality assurance, maintaining the pH limit for the buffer। उसके बाद एक देखो बफर शुड नॉट, बफर के लिए मतलब उसके लिए आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब बफर जो है इधर देखो शुड नॉट लिखा है, बफर शुड नॉट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसने एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करना चाहिए। Then buffer should not participate in the redox reaction. Then buffer should not alter the solubility of other ingredient. Buffer should not undergo any acid-base reaction. उसके बाद buffer should not interfere in the pharmacological action of active ingredient. उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बोरेट्स सुटेबल फॉर द ऑप्थेल्मिक एंड द नेजल सॉल्यूशन। जो बोरेट बफर होता है वो किसके लिए होता है, फॉर द ऑप्थेल्मिक एंड नेजल सॉल्यूशन एंड फॉर द एक्सटर्नल प्रिपरेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ पैरेंट्रल। हाँ वन केस बोरेट बफर जो है ना वो ओनली नेजल ऑप्थेल्मिक एंड अदर के लिए सुटेबल है, बट पैरेंट्रल जो डोसेज फॉर्म है उसके लिए बोरेट बफर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। उसके बाद देखो फॉस्फेट बफर, it is suitable in the injectable because the pK of dihydrogen phosphate anion is close to the pH of body fluid and standard is 1.2 to 10। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।